हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कॉन्फिडेंस क्वीन का एपिसोड 7 हिंदी एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आपने अगर और एपिसोड्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मेंशन कर दूँगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर बने रहें। एपिसोड 7 में दिखाते हैं कि जब छोटी ईरेंग भाग रही होती है तो कैसे उसको जेम्स बचा देता है और जब वो किडनैपर में से एक का मास्क हटाता है तो उसका फेस हमें रिवील कर जाते हैं कि वो कौन है जो अभी मारा गया है। यहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और जेम्स ईरेंग को गोद में उठा के ला रहा होता है, जो कि अब बेहोश हो चुकी होती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि इनसाइडर और कोई नहीं, जेम्स का टीम लीडर होता है और वो सारे ट्रैकिंग डिवाइस उसके कार में लगाए गए होते हैं जो कि अभी मारा गया था। एपिसोड 6 की एंडिंग में हमें ये दिखाया गया था कि इनसाइडर पुलिस वाला हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये ट्विस्ट हमें ये दिखाया गया कि इनसाइडर कोई और नहीं, टीम लीडर था। ये रैंक हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है और जेम्स उसके साथ रहता है। नेशनल न्यूज़ में भी सब दिखा दिया जाता है कि ये रैंक अब ठीक हो चुकी है एंड वन ऑफ द किडनैपर बॉडीगार्ड टीम का टीम लीडर था, जो कि सीन पे मारा जा चुका है। सीन फिर हमें 2020 का दिखाते हैं कि किसी कांग्रेसमैन पार्क ग्युनतेक के लिए प्रोटेस्ट हो रहा होता है और जेम्स उसका बॉडीगार्ड होता है। वो कांग्रेसमैन उसको सुना रहा होता है कि मुझे इस जगह क्यों लेके आया गया है, जिसमें वो ड्राइवर उसको कहता है कि ये इलेक्शन के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। पर वहाँ प्रोटेस्ट के कारण सारा का सारा जो भी फेंका जाता है कांग्रेसमैन के ऊपर, वो जेम्स के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से जेम्स को बहुत सुना रहा होता है कि मुझे आज के बाद मत दिख जाना, ऐसे करके बहुत कहता है। जेम्स को गुस्सा आता है और जेम्स उसको कहता है कि तुम मुझे नौकरी से क्या निकालोगे, मैं ही तुम्हारी नौकरी छोड़ रहा हूँ, और ऐसे कह के वहाँ से निकल जाता है। यहाँ जेम्स अकेले बैठ के सोच रहा होता है कि उसको अब क्या करना चाहिए और वहाँ यिरेंग आती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो उसको कहती है कि तुम आज भी यही काम कर रहे हो। तो वो उसको देख के कहता है कि तुम मुझसे इतनी इनफॉर्मल तरीके से कैसे बात कर रही हो? तुम मुझे जानती हो कि मैं कौन हूँ? जिससे वो उसको उसका नाम जेम्स कहती है और वो कहता है कि मेरा नाम जेम्स नहीं संजय है। और फिर उसको याद आता है कि छोटी ईरेंग उसको जेम्स बुलाती थी। वो उसको देख के बहुत खुश हो जाता है, उसको गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ये रंग मना कर देती है क्योंकि वो उसके कपड़े पूरे गंदे होते हैं। जिसमें वो कहता है कि तुम्हारी इन हरकतों को देख के तो मुझे पक्का लग रहा है कि तुम ही ये रैंक हो। वो उसको कहती है कि क्या हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं? और वो उसको एक फ़ोटो देती है जिसमें एक बच्चा एक आदमी के साथ होता है। वो कहती है कि पहले इसको मेरे लिए ढूँढो। जेम्स कहता है कि 20 साल बाद हम मिले हैं और तुम मुझे पहले काम दे रही हो। और वो फ़ोटो में देख के कहता है कि ये आदमी तो मैं जानता हूँ। इसने तुम्हारे पापा के साथ डिनर किया था और उसने 3 बिलियन वॉन का इनामी पैसा छोड़ दिया था और इस आदमी का नाम म्यूंग जुनसू है। वो उसको कहती है कि मुझे हारना नहीं पसंद और उसी आदमी ने सब शुरू किया था जब मैं किडनैप हुई थी। यहाँ फिर प्रेजेंट टाइम का दिखाते हैं कि ये रैंक कहीं होती है और वो मिशन शुरू करते हैं कह के आगे बढ़ जाती है और ये जगह लॉ फर्म होती है। वो किसी अटर्नी बे से बात कर रही होती है कि मेरा पति मर गया है और उसकी एक्स वाइफ का बेटा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो कहता है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के 2 दिन बाद ही तुम्हारा पति मर गया था, जो कि 88 साल का था। जिसमें वो कहती है कि तुम्हारा मतलब ये है कि मैंने अपने पति को मारा होगा, तो ऐसे करके वो उससे आर्गुमेंट करती है कि मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अपने पति को मार दूँ। जिसमें अटर्नी बे कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने उसको मारा या नहीं मारा, मेरी जॉब तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दिलाने के लिए है। लॉयर कहता है कि तुम्हारे पति को डायमेंशिया था और अगर रिकॉर्ड में ये हुआ कि विल लिखते हुए वो बीमार था तो तुम्हें तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। पर मैं कुछ ऐसा रास्ता निकाल सकता हूँ कि उसके बेटे का ही मैं कैरेक्टर खराब कर सकता हूँ, जिसकी वजह से उसके बेटे का हिस्सा भी तुम्हें मिल जाएगा। ये सुन के युरैंग खुश हो जाती है और उसके साथ मीटिंग खत्म करके उसके साथ बाहर आ रही होती है। तो युरैंग उसको ज़बरदस्ती गले लगाती है और वहाँ जेम्स अपना लुक चेंज करके आता है और उसको माँ कह के बुलाता है। वो वहाँ पे सीन क्रिएट करता है कि मेरे पापा मर गए और तुम यहाँ दूसरे आदमी के साथ हो। यहाँ वो दोनों ड्रामा करते हैं। जेम्स लॉयर का कॉलर पकड़ के लड़ाई कर रहा होता है कि तुमने मेरी माँ को फँसाया है, ऐसे करके बहुत ड्रामा होता है। फिर वो झड़प में गिर जाता है और ऐसा दिखाते हैं कि उसके सर से खून बह रहा है और वो मरने वाला है।
सीन शिफ्ट होके दिखाते हैं कि यहाँ पुलिस को आ गई है और वहाँ गुहू एज़ अ डिटेक्टिव आता है और अटॉर्नी बेग को कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना है, तुम बहुत फेमस हो और मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। गुहू कहता है कि वो विक्टिम मरने के कगार में है, तो तुम ऐसा करो कि या तो तुम विक्टिम के साथ सेटलमेंट कर लो या तो हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। अटॉर्नी बे कहता है कि मैं सेटलमेंट करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ ये रैंक ऊपर से सब सुन रही होती है और देख रही होती है क्योंकि वो उसके ऑफिस में खड़ी होती है और वो हमें ये बताती है कि इस अटॉर्नी ने बहुत इनोसेंट लोगों को बेवकूफ़ बनाया है और बहुत पैसे छापे हैं। यहाँ दिखाते हैं कि इस लॉयर ने एक विक्टिम को बेवकूफ़ बना के उससे लीगल फीस ली थी, बहुत ज़्यादा। तो इस मिशन में जो भी प्रॉफ़िट बनेगा वो उस आदमी को दे दिया जाएगा। यिरेंग लॉयर के ऑफिस में उसकी केस फाइल्स देख रही होती है जिसमें उसको एक औरत की फोटो दिखती है जो कि मिस्टिक कॉस्मेटिक्स की ओनर होती है गिल ब्यूटी और वो बताती है कि नेक्स्ट लॉन्ड्री हमें अब मिल चुकी है। सीन शिफ्ट होके कोर्ट का दिखाते हैं जहां वो औरत होती है। मिस्टिक कॉस्मेटिक्स के ऊपर एक इन्फ्लुएंसर ने केस किया होता है जिसकी यहाँ पे सुनवाई हो रही होती है। जेम्स यिरेंग से मजाक करता है कि मॉम, तुम्हारा वो लॉयर नहीं दिख रहा है जिसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा था। जिसमें यिरेंग हंस के कहती है कि उसकी बहुत बातें बनी हैं तो वो मुंह दिखाने लायक नहीं है इसलिए वो छुट्टियों पे चल रहा है। यहाँ पे विटनेस को बुलाया जाता है और वो मिस्टिक कॉस्मेटिक्स वालों ने खरीद ली होती है और वो विक्टिम के बारे में झूठ कहती है कि इसने ये झूठा केस किया है और मेरे पास सारे सबूत हैं, इसने मुझे फ़ोन पे मैसेज भी किया था। यहाँ पे कोर्ट रूम में वो सारे फ़ोन की कन्वर्सेशंस को दिखाया जाता है जिसमें इन्फ्लुएंसर ने लिखा होता है कि मैं इस केस से बहुत पैसे कमाऊंगी कि नई बिल्डिंग खरीद सकूं। यहाँ कोर्ट में विक्टिम को जेल की सजा हो जाती है कि उसने झूठ कहा है जबकि वो सब सच कह रही होती है। ये रंग ये सब देख के कोर्ट से बाहर चली जाती है और कहती है कि गिल ब्यूटी मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती और वो उसकी कार में के टायर में एक डिवाइस लगा देती है। यहाँ जेम्स देख रहा होता है कि कार कहाँ तक आई है और जैसे वो पास आने वाली होती है वो एक बटन दबाता है जिससे कार का टायर ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ गोहो एज अ मैकेनिक आता है और वो चुपके से टायर के आसपास से एक नेल निकाल के दिखाता है कि देखो तुम्हारे टायर में इतना बड़ा नेल था। उसके हाथ में एक डिवाइस होता है जिससे फ़ोन की बैटरी खत्म हो सकती है। जेम्स उसको कहता है कि ये डिवाइस फ़ोन के आसपास आना चाहिए तभी फ़ोन की बैटरी खत्म होगी। यहाँ पे गिल ब्यूटी की सेक्रेटरी कार इंश्योरेंस को फ़ोन कर रही होती है और यहाँ पे गुहू उसके करीब जाने लगता है कि उसकी बैटरी फ़ोन की डाउन हो जाए, जो कि जिसमें वो सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ पे फिर वो गिल ब्यूटी के ओनर के साथ भी सेम करता है कि उसका भी फ़ोन डेड हो जाए और ये दोनों उसके स्टोर के अंदर आ सकें। वो उनको अपने शोरूम में आने के लिए इनवाइट करता है। वो ओनर से उसका फ़ोन लेता है चार्ज करने के लिए और जेम्स उसको बताता है कि जैसे ही तुम इस डिवाइस को कार फ़ोन के साथ प्लग करोगे, तो फ़ोन का सारा डेटा हमारे सर्वर में आ जाएगा। सेक्रेटरी उससे फ़ोन ले लेती है और वो ये नहीं कर पाता। जेम्स कहता है कि कोई बात नहीं, तुम सेक्रेटरी का फ़ोन प्लग करो। यहाँ पे सीन शिफ्ट होके घर का दिखाते हैं कि उनके पास फ़ोन के सारे डाटा एज़ अ प्रिंट आउट होते हैं और वो ये सब देख रहे होते हैं। यहाँ हमें गिल ब्यूटी के बारे में बताया जाता है कि वो गोगुरियो वुमेन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। लोकल ब्यूटी कॉन्टेस्ट से वो सेलिब्रिटी बनी। उसने फिर अपना ब्रांड खोला और फिर जब उसने बहुत पैसे कमाने शुरू करे, तो उसने और ज़्यादा काम करना स्टार्ट किया और उसकी ब्रांड की एनुअल सेल ही 500 बिलियन वॉल है। ऑफिस में उसको बहुत आइडलाइज़ करते हैं और वो सबका बॉडी स्कैन करवाती है कि कोई मोटा तो नहीं है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कॉस्मेटिक्स बेच रहे हैं इसलिए हमें सुंदरता दिखानी है। उसको कोरिया में सब मानते हैं, लेकिन वो जब कुछ बोलती है तो ज़हर ही निकालती है, क्योंकि वो एम्प्लॉइज़ की बहुत बेइज़्ज़ती करती है जो थोड़े हेल्दी होते हैं। उसका रूल है कि बॉडी फैट वेट 15% से ऊपर नहीं होना चाहिए और जो ज़्यादा मोटा होता है या फिर जिसका बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा ऊपर होता है, वो उनको बहुत खरी-खोटी सुनाती है। वो सारे के सारे लोगों को एज़ अ एनिमल समझती है कि वो सूअर हैं या डॉगी हैं ऐसे करके। उसके ऊपर बहुत सारे लॉसूट्स हैं। जो एम्प्लॉइज़ चाहते हैं वो उसके ऊपर केस कर देते हैं, जिसके बदले ये भी उनके ऊपर फ़ॉल्स एक्यूज़ेशन का केस कर देती है, जिससे वो लोग जॉबलेस हो जाएँ और उनको कहीं जॉब ना मिले। वो अपना सारा पैसा पावरलेस लोगों के ऊपर लगाती है, जिससे वो सबसे ऊपर बनी रहे, जिसका मतलब ये है कि ये बहुत बुरी इंसान है। यहाँ हमें दिखाते हैं कि आज जिसका केस कोर्ट में चल रहा था,
वो 5 साल पहले गिल ब्यूटी ने इन्फ्लुएंसर से अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवाने के लिए उसका चेहरा खराब कर दिया था और फिर उसने लॉ सूट फाइल किया मिस्टिक के ऊपर। तब तक गिल ब्यूटी ने इंग्रेडिएंट्स में से हाइड्रोक्सिनोन को हटा दिया था जिससे स्किन प्रॉब्लम हो रही थी और सारे प्रोडक्ट्स में से इसका सबूत ही हटा दिया था। तो जो बुरे सबूत थे मतलब जो बुरे इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स के उसमें कर दिए कि स्किन अच्छी होती है। यहाँ कोरियंस कंजर्वेटिव होते हैं। तो ली हियोन जो कि इन्फ्लुएंसर होती है, वो छोटे कपड़े पहनती है, पिंक बालों में रहती है, तो लोगों ने उसको सीरियसली नहीं लिया और उसको विलन समझा कि वो पैसों के लिए ये सब कर रही है। और यहाँ पे गिल ब्यूटी पूरा अच्छा बन के आती है, सुंदर बन के रहती है, तो लोगों ने उसको सच्चा मान लिया जबकि वो बहुत झूठी है। इसको कहते हैं हेलो इफेक्ट एंड हॉर्न इफेक्ट। यहाँ 5 साल तक ये केस बहुत चला है जिसकी वजह से उसकी इमेज बहुत खराब हो गई है इन्फ्लुएंसर की और लोगों को लगता है कि वो पैसों के लिए सब कुछ कर रही है। उसने बहुत कुछ कर दिया कि उसकी नेगेटिव इमेज ठीक हो जाए लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और आज जो एविडेंस थे वो भी इन झूठे ही थे। यहाँ 1 महीने पहले का सीन दिखाते हैं कि ली ह्योन अपनी दूसरी इन्फ्लुएंसर फ्रेंड से मिली थी और उसको पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए गिल ब्यूटी ने उसको खरीद लिया था। यहाँ पे दिखाते हैं कि वो दोनों लंच कर रही होती हैं और जब ली ह्यून वॉशरूम जाती है तो वो दूसरी इन्फ्लुएंसर उसके फ़ोन से अपने फ़ोन पे मैसेज करती है और कन्वर्सेशन बनाती है कि ये केस मैं झूठा कर रही हूँ जिससे मैं बिल्डिंग खरीद सकूँ, बहुत पैसे ले सकूँ गिल ब्यूटी से और ये सारे मैसेजेस उसके फ़ोन से डिलीट कर देती है। और यहाँ गिल ब्यूटी ने उसको बहुत पैसे दिए होते हैं ये सब काम करने के लिए। यहाँ उनको ये पता करना है कि अब उन्होंने ये केस इतनी जल्दी ख़त्म क्यों किया क्योंकि ये तो 5 साल तक चल रहा था। तो गिल ब्यूटी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स को बुला के एक दिन का वर्कशॉप कर रही थी। यहाँ मास्क गर्ल बन के गुहू आ जाता है लड़की के रूप में। यहाँ और इन्फ्लुएंसर्स मास्क गर्ल को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं। गुहू के पेंडेंट में कैमरा लगा होता है और जेम्स और येरेंग इवेंट देख रहे होते हैं जिसमें हमें बताते हैं कि असली मास्क गर्ल को येरेंग ने फोन करके कहा था कि इवेंट पोस्टपोन हो गया है। यहाँ सब चेंज करके योगा के लिए रेडी होते हैं और गुहू को भी वहाँ जाना पड़ता है। गिल ब्यूटी गुहू के पास आती है और उसको योगा पोजीशन में हेल्प करती है। फिर ये रैंग कहती है कि तुम ऐसे ही टाइम पास करोगे क्या? तो गुहू कहता है कि सब जगह सिक्योरिटी है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर ये रैंग कहती है कि हमें प्लान बी में स्विच करना होगा और ये रैंग और जेम्स यहाँ बॉडीगार्ड के रूप में आते हैं और वहाँ गुहू भी और इन्फ्लुएंसर्स के साथ बाहर आ रहा होता है और उनको देख के भाग जाता है। जेम्स और यिडेंग कहते हैं कि कोई पागल खाने से भागा हुआ है तो हमें उसे पकड़ना है और वो दोनों भाग के गुहू के पीछे भागने लगते हैं। गुहू यहाँ भागकर गिल ब्यूटी के ऑफिस में आके बग लगा देता है और वहां पे सिक्योरिटी आती है और जेम्स और नीरेंग भी वहां आ जाते हैं और गुहू को पकड़ के ले जाते हैं। घर पे वो सब सुन रहे होते हैं कि गिल ब्यूटी के ऑफिस में क्या हो रहा है। सीन शिफ्ट होके गिल ब्यूटी के ऑफिस का दिखाते हैं कि वो वहाँ एम्प्लॉयज के ऊपर गुस्सा कर रही होती है और अपने लैपटॉप में लड़कियों के फोटोज देख रही होती है जो आज इवेंट में आई थी। वो कहती है कि इन सब लड़कियों का चेहरा कितना बेकार है, मुझे एक फ्रेश चेहरा चाहिए जिसके चेहरे पे कोई भी दाग ना हो और लॉ सूट्स के बाद ये पहला लाइव शो है हमारा और मुझे नई लड़कियां ला कर दो। यहाँ पे उसकी असिस्टेंट उसको न्यू सैंपल्स ट्राई करने के लिए देती है और वो उनके लिए भी बहुत गुस्सा करती है कि ये सैंपल्स कितने बेकार हैं, पूरा पता लग रहा है कि हमने प्रोडक्ट की चोरी की है। मुझे शार्पेंटर के साथ मेजर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और तुम लोग ऐसे काम करोगे। ऐसे करके वो अपने एम्प्लॉयज की बहुत बेइज्जती करती है और सबको अपने ऑफिस से बाहर निकाल देती है। यहाँ पे इरेंग कहती है कि उसको शार्पेंटर के साथ मेजर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, इसीलिए उसको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए कंपनी में और यही रीज़न है कि उसने लॉ सूट जल्दी खत्म किया। शार्पेंटर यूरोपियन कॉस्मेटिक कंपनी है जो बहुत फेमस है। यहाँ यिरेंग खुश हो जाती है और गुहू कहता है कि देखो यिरेंग खुश हो रही है, इसका मतलब उसके पास बहुत अच्छा आइडिया है। फिर हमें मिशन स्टार्टेड करके दिखाते हैं कि यिरेंग किसी स्टेशन में लोगों को पैम्पलेट्स दे रही है कि उसके पापा नहीं मिल रहे हैं। वो मिस्टिक के सैंपल कलेक्शन वाले स्टोर में भी जाती है और वहाँ की लड़कियों को भी ये पैम्पलेट्स देती है। वहाँ जो लड़कियाँ काम कर रही होती हैं वो उसको रोक देती हैं। फिर सीन शिफ्ट होके यहाँ गिल ब्यूटी के ऑफिस में दिखाते हैं कि वो किसी एम्प्लॉय को डांट रही होती है कि ये लड़कियाँ बहुत बेकार है, मुझे और लड़की ला के दो और तुम लोगों को मत बताना कि तुम मिस्टेक में काम करती हो। जिसमें वो एम्प्लॉय कहती है ऐसा क्यों? जिसमें वो कहती है कि अपने चेहरे का ही पिंपल देखो, या तो पहले डॉक्टर को दिखाओ और फिर लोगों को बताना कि तुम मेरे ऑफिस में काम करती हो। यहाँ फिर हमें दिखाते हैं कि उस एम्प्लॉय के फ़ोन में हिरेन की फ़ोटो वो एम्प्लॉइज़ भेजती हैं, जिसको देख के गिल ब्यूटी खुश हो जाती है। फिर हमें
शूट करते हुए का सीन दिखाते हैं कि ये रैंक को गिल ब्यूटी मेकओवर दे रही है अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए। पूरा लाइव शो हो रहा है जिसमें गिल ब्यूटी उसको पूरा मेकओवर देती है और उसको इंट्रोड्यूस करती है कि ये कोई सिंपल लड़की है जो मुझे स्टेशन में मिली, मैं इसका मेकओवर कर रही हूँ और आप देखते हैं कि ये कैसे बन के आएगी। जिसमें जब ये रैंक आती है सबके सामने, तो गिल ब्यूटी उसको देख के शॉक्ड हो जाती है। वो लाइव शो में अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है जिसकी वजह से लाइव शो हिट होता है और उसकी बहुत बिक्री होती है। शूट के बाद गिल ब्यूटी येरेंग के पास आती है और उसको पूछती है कि तुम्हें कैसा लगा आज का शो? जिसमें वो कहती है मुझे अच्छा लगा पर ये मेकअप मेरे इन कपड़ों में अच्छा नहीं लग रहा जो मैंने अभी घर के कपड़े पहने हैं। जिसकी वजह से वो अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि आज जो भी सामान यूज़ हुआ है और जो टॉप के सामान हैं मिस्टेक के वो सारे के सारे पैक करके लाओ और जो इसने आज कपड़े पहने थे वो सब इसको गिफ्ट दे देते हैं। यहाँ पे वो उसको देख के सोच रही होती है कि ये का चेहरा कितना अच्छा है, ये किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जाती, पर ये क्या यूज़ करती होगी? फिर ये कुछ स्प्रे करती है अपने फेस में और जल्दबाजी में वो अपने पर्स से उसको गिरा देती है। यहाँ पे वो उसको पूछती है कि तुम ये कौन-सा सामान यूज़ कर रही हो? जिसमें ये कहती है कि मैं कुछ भी अपने चेहरे पे यूज़ कर देती हूँ और जल्दबाजी में सारा सामान लेके वहाँ से चली जाती है। गिरी हुई बॉटल को देख के गिल अपनी सेक्रेटरी को कहती है कि ये बॉटल मेरे हाथ में दो, जिसमें लिखा होता है ब्यूटी टोनर। एक एम्प्लॉय की स्किन जिसके चेहरे पे पिंपल होता है, उसको देख के गिल ब्यूटी शॉक्ड हो जाती है कि रात ही रात में पिंपल तुम्हारा ठीक हो गया, तुम्हें पहले ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। जिसमें वो कहती है कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जा पाई, पर जो कल लड़की आई थी मेकओवर के लिए, उसने मेरे चेहरे पे कुछ लगाया जिसकी वजह से रातों रात मेरा पिंपल अच्छा हो गया। तो गिल अपने ऑफिस में सोच रही होती है कि उसका टोनर कैसा है और उसने एक ही दिन में उसका पिंपल ठीक कर दिया। वो उस टोनर को चेक करती है। फिर वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाती है कि इस टोनर के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे पता करके मुझे आज ही के दिन में दो। सीन शिफ्ट होके रात का समय दिखाते हैं कि उसकी सेक्रेटरी उसको बताती है कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है और ना ही इसका कोई पेटेंट रजिस्टर हुआ है। इसका मतलब ये है कि हैंडमेड है। और बस ये पता लगा है कि इसमें जड़ी-बूटियाँ हैं और कुछ एलेक्सर टाइप का मिलाया गया है, तो ये सब माउंटेन एरिया में ही मिलेगा। ये कह के उसकी सेक्रेटरी चली जाती है। यहाँ पे गिल ब्यूटी अपने कंप्यूटर में कुछ ढूँढ रही होती है और उसको एक जगह मिलती है। वो अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि जो लड़की आज आई थी उसके बारे में पता करो और मुझे उससे लड़की से मिलना है। जिसमें सेक्रेटरी उसको बताती है कि हमारे पास उसका कोई नंबर नहीं है। सीन शिफ्ट होके गिल को दिखाते हैं कि वो किसी अकेली जगह में जा रही है और वहाँ वो किसी आदमी को देख के डर के मारे चिल्ला देती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट या शेयर करेंगे। एपिसोड 8 मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगी, तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।